फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मींस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है, एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी एमपी एग्जाम, बैंक, एसएससी, केवीएस, रेलवे, एनवीएस, सीबीएसई या किसी भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन जिसमें ये सब्जेक्ट आता है, तो ये वीडियो आपके लिए। हमारे द्वारा आपको सारी सब्जेक्ट्स कवर कराई जाती हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, जीके हो। जीके में कोई भी पोर्शन हो, क्योंकि मैं एमपी से हूँ तो एमपी जीके भी कराती हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सारी सब्जेक्ट्स आपको कराई जाती हैं। तो आज हम करने वाले हैं अलंकार टॉपिक का पार्ट 2। अलंकार टॉपिक का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको करा चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको डेफिनेशन, उसके टाइप्स, इम्पोर्टेंट अलंकार, ये सब बताया था। आज पार्ट 2 में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको अलंकार टॉपिक कराने वाली हूँ। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, जिससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके साथ में मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी पीवाईक्यू। तो आपको एक बार पीवाईक्यू झलक दिखा देती हूँ कि पीवाईक्यू किस टाइप के रहने वाले हैं। जैसे निम्न में से कौन सा वाक्य उपमा अलंकार का उदाहरण, ये तो मैंने कल ही दिया था, आज दूसरा ले दिया। ठीक है, कुछ नया नया करना चाहिए। देखिए, अरे नई के चक्कर में तो वो आ ही नहीं रहा है। हाँ, वह सींग है। वाक्य में कौन सा अलंकार है? वह सींग है। सींग मतलब शेर है, तो वह शेर है भाई। रूपक बोल दिया, डायरेक्ट ही बोल दिया उसका कि वह शेर है, तो रूपक अलंकार है। यह तुलना नहीं है, बल्कि सीधा प्रतिपादन है कि वह सींग है, यानी वह लड़का सींग ही है। जो उपमेय और उपमान में भेद मिट जाता है, तब क्या होता है? रूपक अलंकार। उपमा में तुलना, रूपक में प्रतिपादन होता है। मतलब आपको पूरा का पूरा डीपली उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को क्लियर कराया जाता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्लास नेक्स्ट डे रहने वाली है। आज हमारे हैंड रिटन नोट्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्द से जल्द करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और आपको वो भी बताते जाएंगे किस टॉपिक से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। तो आभूषण भी बोलते हैं अलंकार को। ठीक है, अलंकारवादी आचार्य अलंकार को काव्य का प्राण तत्व मानते थे। जो अलंकारवादी आचार्य थे, उन्होंने क्या कहा था? अलंकार को काव्य का प्राण मानते थे। कब? तब जब वो थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो मानते तो उस टाइम को तो हमें तो याद करना पड़ेगा ना, तो हम कर लेते हैं याद। तो अलंकार को काव्य का प्राण तत्व, जबकि रस को कविता का प्राण तत्व। यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। कविता का प्राण तत्व रस को, काव्य का प्राण तत्व अलंकार को, मूल तत्व रस को, कविता का मूल तत्व रस को। ठीक है, आई होप आपको ये आ गया होगा। ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। संस्कृत के अलंकारवादी आचार्य कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो रुद्रक, भामा, जयदेव एटसेट्रा। ठीक है, हिंदी के अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं? तो केशव दास। अब थोड़ा सा भामा के बारे में पढ़ लेते हैं। भामा है कौन? तो भामा कौन है? एक प्रवर्तक है। काव्य अलंकार दिया, जिसमें 48 टाइप के अलंकार बताए इन्होंने। कितने बताए? 48 टाइप के अलंकार, जबकि मैंने तो आपको कितने बताए हैं? मैंने भी 50 तो बता दिए यार। तो कितने बताए? 48 टाइप के, मतलब और भी आ चुके हैं। फिर डेफिनेशन इन्होंने क्या दी थी? नकांतपी निभूषी विभाति वनिता मुखम। ठीक है, इसमें मेरे नाम से याद कर लेना, इसमें वनिता है, मेरा नाम विनीता है। तो भामा ने बोला वनिता मुखम। ठीक है, भामा ने वनिता मुखम, मैंने तो ऐसे ही याद किया था ये। ठीक है, भामा वर्ड भी वो भावा, ऐसा ही लग रहा है सेम। ठीक है, डंडी ने क्या डेफिनेशन दी? काव्य सोपकारम धर्मानंद अलंक्रान पचचेत। देखो, डंडी और धर्म, भाई जब भी धर्म की बात आती है, अगर आपने कुछ किया तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तो धर्मान से दंडी याद कर लेना, क्योंकि पूरी डेफिनेशन ये आपको याद नहीं रहने वाली है, क्योंकि संस्कृत वर्ड्स बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको ट्रिक से कर सकते हैं। बामन ने अलंकार के 2 भेद बताए। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। बामन ने डेफिनेशन 2 दी थी, 2 भेद बताए, तो 2 ही डेफिनेशन दी है उन्होंने। देखिए, अलंकृति अलंकार, अलंकृति अलंकार किसने बोला? बामन ने। अलंकृति अनेन इति अलंकार, बामन ने। कुछ मत करो, आप तो अलंकृति को याद कर लो।
क्योंकि देखो अलंकरति या फिर अलंक्रियति एक जैसा ही वर्ड है, तो वो किसने बोला है? बामन ने। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे और आपने इसकी ट्रिक्स भी समझ ली होगी। ये वो ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं लगाती हूँ अपने लिए, लगाती थी सॉरी। विश्वनाथ ने क्या दिया? शब्दार्थ योर सितराय धर्मा सोबती शाइनी, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं। तो विश्वनाथ ने क्या दिए? इतने बड़े वर्ड्स वाली दिए। अब आपको जी धर्मान और धर्मा में गड़बड़ हो सकती है कि डंडी ने कौन सी दी है? विश्वनाथ। तो आप याद रखना धर्मान तो डंडी और धर्मो, इसको धर्मा को धर्मो से याद कर लो। धर्मो तो विश्वनाथ, धर्मो तो विश्वनाथ और धर्मान तो डंडी। हाँ ये वर्ड्स एग्जैक्ट यही के यही आएंगे, वर्ड्स चेंज नहीं हो सकते हैं डेफिनेशन में, इसलिए आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस थी। आई होप आपको समझ आ गई होंगी और आपने ट्रिक भी देख ली होंगी और आपने नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे, अपने नोट्स बनाते जा रहे होंगे। इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं देती हूँ, जिससे आप खुद के नोट्स बनाओ, आपको समझ आए, क्योंकि पीडीएफ सिर्फ स्टोर करके रह जाती हैं और जब आप उसको नोट करते हो ना तो आप उसका बार बार रिवाइज कर सकते हो। और आपसे मैं कह रही हूँ ना जी, आपने अलंकार टॉपिक कर लिया, अब आपको कभी अलंकार टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बिलीव ना आए ना तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लगा लेना आप। जब ये मेरी क्लास हो जाए ना, कॉन्सेप्ट दो पार्ट लिए अलंकार के, फिर इसके बाद मैं एक PYQ की क्लास दूंगी। 3 क्लासेस आपने कर ली कवर, आपने नोट डाउन कर लिए। आप कोई भी PYQ देख लेना, कोई भी क्वेश्चन देख लेना, PYQ MC कुछ भी देख लेना, सारे के सारे यहीं से होंगे। अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में भी यहीं से फंसेगा 100%। केशवदास, काव्य की आत्मा अलंकार को काय। केशवदास ने क्या बोला है? काव्य की आत्मा अलंकार को काय। और कठिन काव्य का प्रेत किसे बोलते हैं? केशवदास को। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे बोलते हैं? तो केशवदास को बोलते हैं, बहुत बार आया है। राजशेखर, तो वेद का 7वां अंक, तो वेद का 7वां अंक राजशेखर ने बोला है। राजशेखर ने क्या बोला है? वेद का 7वां अंक। भरत मुनि ने क्या बोला है? सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार माने हैं। उन्होंने कितने माने थे? 4 अलंकार माने थे। किसमें? नाट्य शास्त्र में। कौन कौन से? रूपक, उपमा, यमक, एक दीपक। अब ये दीपक क्या है? दीपक तो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ना ही मैंने आज तक सुना है, बस इन्हीं के भरत मुनि में ही सुना है, तो अब आता नहीं है दीपक अलंकार। ठीक है, अगर आप फिर भी कहोगे तो मैं इसको दूध दाड़ के कहीं से आपको बता दूंगी। ठीक है, ये आप ढूंढ लेना कहीं। भोज तथा अग्निपुराण, अगर आपको पता हो इस दीपक के बारे में तो मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं भी जान लूँगी। भोज तथा अग्निपुराण अलंकार के 3 टाइप्स हैं। भोज तथा अग्निपुराण अलंकार के 3 टाइप्स हैं। तो भोज तथा अग्निपुराण ने कितने बोले हैं? 3 टाइप्स बताए। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, ये तो मुख्य भेद होती है, ये तो होती है। उभय अलंकार, शब्द और अर्थ दोनों की विशेषता आ जाती है उभय अलंकार में, तो ये 3rd वाला हो गया एक्स्ट्रा। पाश्चात्य अलंकार, ये 4th वाला हो गया। अब शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं? तो अनुप्रास, यमक, श्लेष। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बताइए श्लेष अलंकार किसके अंतर्गत आता है? तो या किस प्रकार का अलंकार है? तो शब्द अलंकार। या ऐसे आ जाए, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है या इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, पढ़ लेना इनको भी। अनुप्रास, यमक, श्लेष, बरकोती, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, बदाभास, विपसा। ठीक है, और मैंने बहुत सारे कल की वीडियो में भी दिए हैं, आप देख सकते हो। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, विरोधाभास, विशेषोक्ति, प्रतीक, अर्थांतरनाश और अनन्वय, ये आपके अर्थालंकार के। इनके अलावा और भी हैं जो आपको कल वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। उभय अलंकार, संकर, संसृष्टि। पाश्चात्य अलंकार, मानवीकरण, भवोक्ति, ध्वन्य वक्ता और विरोध चमत्कार। तो ये थे अपने अलंकार के टाइप्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने आपको अलंकार के टाइप्स, डेफिनेशन और थोड़ी सी ऋषि मुनियों के बारे में बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं अलंकार में। उनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि वो वैसे ही थे, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब हम चल रहे हैं शब्द अलंकार के अनुप्रास अलंकार पे। तो शब्द अलंकार के अनुप्रास अलंकार पे, तो अनुप्रास अलंकार इसमें क्रम अनुसार होता है, रिपीटेशन होती है इसमें।
तो रिपीट वर्ड एंड लेटर्स। कल मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने नोट्स में कैसे लिखती थी, तो देख लीजिए। अब अनुप्रास अलंकार की भी 5 टाइप्स होती हैं। क्या आपको पता था? नहीं? तो देख लीजिए, पता था तो रिवाइज कर लीजिए। चेक अनुप्रास, वर्ड या वर्ड समूह 1 टाइम रिपीट। अगर कोई वर्ड या फिर उस वर्ड का पूरा समूह एक बार रिपीट हो रहा है तो चेक अनुप्रास है। जैसे अति आनंद मगन महतारी, तो अति अति अ और अ एक बार रिपीट हुआ, म और म एक बार रिपीट हुआ, तो 1 टाइम रिपीट अ और म। प्रत्यनुप्रास, वर्ड या वर्ड समूह मोर टाइम्स रिपीट। जो वर्ड है और वर्ड समूह है वो बहुत बार रिपीट होते, एक से ज़्यादा बार। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, ये पूरा कर देती हूँ, उसमें लिखा नहीं है। तो 2 टाइम रिपीट चावल, च च च। एक तो है ही और एक बार जी रिपीट, 2 बार ये रिपीट होगा। ये एक बार है ही, एक बार रिपीट हो गया। ठीक है, ये मत सोच रहा कि इसमें तो 3 बार हो रहा है, इसमें आपने 2 बार लिखा है। एक तो वो खुद ओरिजिनल है ना। लटानुप्रास अलंकार, तो लटानुप्रास अलंकार में क्या होता है? शब्द या वाक्य खंड रिपीट, बट दोनों के अर्थ में अंतर होता है। जो शब्द है वो वाक्य खंड है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। अब आपको लगेगा ये तो यार गड़बड़ हो गई, ये तो यमक अलंकार है। अब आपको ऐसे ही लग रहा होगा, यमक अलंकार में होता है ऐसा कि रिपीटेशन होती है लेकिन अर्थ अलग होता है। तो आप बिल्कुल सही है। जब अगर आपको ऑप्शन में यमक अलंकार दिया होगा तो पहले यमक अलंकार ही लगाना है। अगर यमक अलंकार नहीं दिया होता है तब आप लटानुप्रास लगाते हैं। अगर दोनों दिए हैं फिर भी आपको यमक अलंकार ही लगाना है। ओके, देखिए, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। अब पहले वाले मनुष्य का अर्थ क्या है और दूसरे वाले मनुष्य का अर्थ क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैं ही बताऊँ? चलो मैं ही बता रही हूँ। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब वही व्यक्ति है जो मनुष्य के लिए, जो दूसरे मनुष्य के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए मरे। अब यहाँ पे क्या है, अंत में कैसे अंतर है? यहाँ जो मनुष्य एक दूसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं और दूसरा वाला जो मनुष्य है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आया है। समझ आ रहा है इसमें? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब वर्ड सेम है लेकिन अलग अलग लोगों के लिए दिया है, अलग अलग पर्सन्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए दिया है, तो वहाँ पे लटानुप्रास है। ठीक है, जैसे अत्यनुप्रास, लास्ट में तुक, लास्ट में एक ही वर्ड या एक ही स्वर रिपीट हो, तुक आ रहा हो। तुक जानते हो ना, जैसे अपन कोई म्यूजिक का कोई स्थाई लेते हैं या फिर कोई भी अंतरा लेते हैं, लास्ट में एक ही साउंड निकलती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि त्रिलोक उजागर। गर, गर सुना आपने साउंड? गर आ रहा है। गुण सागर, लोक उजागर, तो गर साउंड आ रहा है, तो तुक सेम बैठ रही है। तो वहाँ पे क्या होता है? अतः अत्यनुप्रास अलंकार। अब नेक्स्ट, श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या है? एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार रिपीटेशन हो रही है, मतलब एक ही उच्चारण वाले। जैसे आपने अगर वर्णमाला पढ़ी हो, वैसे अभी मैंने कराई नहीं है, मैं जल्दी कराती हूँ। अगर वर्णमाला आपने पढ़ी हो तो वर्णमाला में जो उच्चारण साउंड आता है, जैसे काक लाइन का, चा लाइन का, टा लाइन का, ता लाइन का, पा लाइन का। अब इसको आप पूरा करते होंगे, लेकिन मैंने इसकी ट्रिक बना ली थी। KTMDO लाइन से लिख दी पांचों। के मतलब कंठ, टी मतलब तालु, एम मतलब मुद्रा, डी मतलब दंत और KTMDO ओ मतलब ओष्ठ। समझ गए क्या? तो बस यही ट्रिक यहाँ पे मैंने लगा दी इसको। देखो, सेम उच्चारण साउंड। अगर आपका का वर्ग का आ रहा है कोई, तो वो के से साउंड करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दिया, देखो। तुलसीदास स्थिति निषिदन देखत तुम्हारी निठुराई, ता वर्ग प्लस सा की रिपीटेशन हो रही है। देखिए, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति। अब एक ही उच्चारण स्थान वाले मतलब सेम साउंड कहाँ से आ रहा है? अब ता साउंड कहाँ से आता है? तो ता आएगा डी से, मतलब दंत से। तो दंत में ता, था, लाओ मैं लिख ही देती हूँ। हाँ, ये पहले ता, थ, द आते होंगे ना आराम, ध और न, ये 5 आते हैं।
तो इन पांचों में से अगर रिपीट हो रहा है तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि एक ही साउंड इन्हीं का ही होगा जब KTMDO रूल लगाएंगे। ठीक है, तो देखो तुलसीदास, तो त सा एक और एक्स्ट्रा साउंड है। ठीक है, द सा द त नी स द न, देख रहे हो आप, सारे के सारे मैक्सिमम सेम से वर्ड है, दंत उच्चारण आ रहा है। आप अगर सा को निग्लेक्ट भी कर दो तो भी आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे त साउंड, त जो वर्ग है त थ द ध न, उसी से आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो पेन नहीं चलाई है। आपको समझ आ रहा होगा। टाइम भले ज़्यादा लग जाए, कोई टेंशन नहीं है, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यमक अलंकार, अब ये यमक अलंकार क्या होता है आपको कल बता चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे इनको, क्योंकि अनुप्रास के ये टाइप्स थे जो मैंने आपको कल बताए नहीं थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ाने की कोशिश की। यमक, एक शब्द रिपीट वर्ड डिफरेंट है। आपको बताया था यमक, यमक मतलब वर्ड रिपीट हो रहे हैं और उनके अर्थ भी डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, अरे सजना मतलब मेकअप, मुझे सजना, सजना मतलब हस्बैंड के लिए। ठीक है, सजना वर्ड क्या हुआ है यहाँ पे, रिपीट हुआ है। तो श्लेष, एक शब्द बट अनेक अर्थ। श्लेष में क्या होता है, एक शब्द होता है बट अर्थ कैसे होते हैं उसके अलग अलग निकलती है। एक ही शब्द आता है लेकिन अर्थ बहुत सारे आ गए। जैसे मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियाँ। और यहाँ पे जो कलियाँ वर्ड आया है ना, ये कलियाँ वर्ड, इसके देखो अर्थ देखो। कली, खिलने से पूर्व की दशा, कली यौवन पूर्व की अवस्था बच्चों में। सुवर्ण, अभी कुछ कीवर्ड्स भी मैंने लिख दिए, सुवर्ण आ जाता है, सुवर्ण भी जो श्लेष अलंकार में आता है। इसका मतलब होता है सुंदर वर्ड, शब्द, सुंदर रूप, रंग या फिर सोना। जैसे घन आ जाता है, घन, घन का मतलब होता है बादल। और जो क्यूब होता है ना, क्यूब, डाइस, डाइस, डाइस जानते होंगे आप, देखो आपको बता देती हूँ, ये वाला ये होता है ना क्यूब, 1 2 3 4 लिखा रहता है, ये आप जानते होंगे। तो ये क्यूब को भी, इसको भी घन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद कर लेना। और अगर मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे भी श्लेष अलंकार दिखे, उसमें जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, उनको नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि वही रिपीट होते हैं बार बार। और अपनी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि अपन ना हिंदी के सारे वर्ड्स के अर्थ जानते हो। आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी हद तक जानते हैं, लेकिन अगर कोई वर्ड ऐसा छूट जाता है जिसका नहीं पता हो तो आप लिख लेना। मुझे पता थी इसलिए मैंने उतने लिख लिए। जैसे सुवर्ण का मुझे नहीं पता था, मैंने लिख लिया। कली का तो मैंने इसमें एग्जाम्पल के लिए लिखा है, वो तो मुझे पता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारे पेजेस देखो, बहुत सारी हैं, सॉरी। बरकोगति, सुनने वाला अपनी इच्छा से अर्थ निकाले। सुनने वाला क्या करे, अपनी इच्छा से अर्थ निकाल रहा है, तो वहाँ पे बरकोगति अलंकार हो जाता है। ये अपनी इच्छा से कैसे निकाल रहा है, तो देखो दो टाइप से निकालता है, या तो श्लेष बरकोगति होती है, काकू बरकोगति। अब श्लेष बरकोगति और काकू बरकोगति क्या होती है, शब्द का सेंस अपनी इच्छा से दूसरा निकाले तो श्लेष। जैसे कौन द्वार पर, किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपके घर पे किसी ने खटखटाया, उसने पूछा कौन है द्वार पे, बाहर से आवाज आई राधे मैं हरी। तो देखो क्या बानर का काम, यहाँ उसने आंसर दिया कि यहाँ पे बंदर का क्या काम है। जबकि आप जानते हो हरी का मतलब कृष्ण भी होता है और बानर मतलब बंदर भी होता है। जब उसने आंसर दिया राधे में हरी, तो उसको क्या पता था कि बाहर कृष्ण है कि बंदर है, तो उसने अपने मन से सोच लिया कि बंदर ही होगा, तो उसने कहा बंदर का काम क्या है यहाँ पे, तो अपनी इच्छा से उसने अर्थ निकाल दिया। तो अपनी इच्छा से अर्थ निकाल लेते हैं, वहाँ पे श्लेष बरकोगति होती है। ठीक है, शब्द का सेंस, शब्द यहाँ पे हरी, ठीक है, शब्द का सेंस निकालते तो श्लेष बरकोगति। काकू बरकोगति क्या है, ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, मतलब आपको सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई है इसलिए आपका दूसरा अर्थ निकलता है। मैं सुकुमारी नात बन जोगूं, तुम ही उचित ताप मोह कहे भोगूं। और सुनने में गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ पे काकू बरकोगति होती है। ये ज़्यादातर आता भी नहीं है, अगर आप भूल जाते हो फिर भी इसको अगेन बार बार रीड करो। ठीक है, मैंने लिखा भी है, अगेन रीड।
पुनरुक्ति, पुनरुक्ति शब्द रिपीट वन टाइम एंड सेम अर्थ। पुनरुक्ति में क्या होता है, शब्द जो रिपीट होते हैं एक बार लेकिन अर्थ भी सेम होती है। ठोर ठोर, ठोर ठोर इकट्ठा आ गया, इसी टाइप से धीरे धीरे। तो इस टाइप से जो वर्ड्स आती है वहाँ पे पुनरुक्ति होती है, ठीक है। ठोर ठोर बिहार करती सुंदरी सुकुमरियाँ। विप्सा, विप्सा वाले में हर्ष, क्रोध, शोक, घबराहट, आदर, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, रोचकता जैसे भावों को और अधिक प्रभावशाली रूप में व्यक्त हो। एक तरीके से अगर आपने इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा हो वही है, ठीक है। सारी के सारे अपने फीलिंग्स सब कुछ आ जाती है वही। जैसे कीवर्ड छी छी, राम राम, चुप चुप, हा हा, ओहो। तो इस टाइप से वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे विप्सा होती है। अब पुनरुक्ति और विप्सा में आप अंदर समझ गए होंगे, सेम वर्ड यहाँ पे भी रिपीट होता है लेकिन यहाँ पे शॉकिंग टाइप्स के, मतलब घृणा, क्रोध, इस टाइप की फीलिंग्स आती हैं, लेकिन पुनरुक्ति में इस टाइप की कोई फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। जैसे आहा, इन्हें रोकन को टोक ना लगा वो तुम, तो ये कौन सा हो जाएगा, विप्सा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ अच्छे से आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 21 मिनट्स ऑलरेडी हो गई है लेकिन अपना रह गया है तो अपन इसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं, आज थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाए। उपमेय अलंकार, अरे उपमेय अलंकार नहीं है, सॉरी, उपमा अलंकार के उपमेय बोल दिया। अर्थ अलंकार देखेंगे। अर्थ अलंकार में ना आपको जो उपमेय, उपमान, उत्प्रेक्षा, इस टाइप के जो अलंकार होंगे, रूपक, इनमें आपको उपमेय और उपमान मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो देखिए, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, तो जिसकी कंपेयर की जाती है उसको उपमेय बोलते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाती है जिसको उपमान बोलते हैं। तो अपन चाहो तो इस पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख लिख ले, चंदा सा मुख, ठीक है, चंदा सा मुख। तो देखो, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, तुलना किसकी की जा रही है, मुख की, मुख, तो मुख क्या हो गया, उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाती है, किससे की जा रही है, चंदा से, चांद से, तो उपमान चंदा हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। उपमेय अलंकार, उपमेय की तुलना उपमान से, उपमेय की तुलना अगर उपमान से होती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। नहीं हो रही डेफिनेशन याद, मत करो, दूसरे तरीके से करो, ट्रिक लगाओ। उपमा अलंकार में कंपेयर होता है क्योंकि इनके ज़्यादातर एग्जाम्पल ही आते हैं। उपमेय अलंकार में कंपेयर होता है, कैसे कीवर्ड्स होते हैं उसके, सरिस, सम, समान, सा, सी, से, ये क्या होते हैं, इसके कीवर्ड होते हैं। एग्जाम्पल, हरिपद कोमल कमल से, हरि के पैरों को कमल से कंपेयर किया गया है। तो हरि के पैरों को जब कमल से कंपेयर किया गया है तो वहाँ पे क्या होगा, कंपेयर वाला। तो कंपेयर कौन सा है, तो उपमा अलंकार, हरिपद कोमल कमल से। रूपक, उपमेय व उपमान को एक रूप कहना, ट्रिक सेम है, योजक चिन्ह का यूज होता है। मुख चंद्र, मुख को चंद्र ही कह दिया हो, तो रूपक अलंकार में क्या होता है, मुख को चंद्र ही कह दिया। रूपक में सेमेस हो गया, सेम वही का वही, वैसे तो द सेम होता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। तो मैंने आपको बताया था इमेजिनेशन, तो उत्प्रेक्षा के आगे लिख लो इमेजिनेशन, जरा इमेजिनेशन, ठीक है। ट्रिक, ये लिखा है इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटीज होती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। कीवर्ड, मानो, मनु, मानू, मनु, जानो, जानू, जानू, जनू, ज्यो, ये क्या इसके कीवर्ड्स हैं। एग्जाम्पल, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो मानो वर्ड आ गया, कीवर्ड से पता चल गया, इमेजिनेशन है, नेत्र मान लो कि वो कमल ही है, तो नेत्र के कमल होने की क्या है यहाँ पे, इमेजिनेशन है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बहुत, थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाल रही हूँ जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आपको ये टॉपिक फिर कभी भी किसी भी जगह से करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं अपन इस टॉपिक को फिर से। तो संधि, उपमेय एंड उपमान में अनिश्चय की स्थिति जोड़ों से। संधि मतलब डाउट, तो ट्रिक क्या होगी, डाउट हो, इनडेफिनेट हो, मतलब
अनिश्चित हो कोई चीज़ तो वहाँ पे क्या हो जाता है, संदेह होता है। कीवर्ड या, अथवा की, के, केंदो, किंदो, केंदे, की, ये इसके कीवर्ड्स हैं। एग्जाम्पल, सारी भी नारी है कि नारी भी सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। एग्जाम्पल पढ़ा आपने, कंफ्यूज हो गए ना। सारी भी नारी है कि नारी भी सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। डाउट, पता ही नहीं चल रहा कि सारी है कि नारी है, कुछ का कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। आप इसको खुद पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये यहाँ पे संदेह अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा अगर आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे थोड़ी सी भी, और मैं आपको इसमें आप बोर ना हो, ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग होता है, बोर ना हो इसलिए मैं आपको बीच बीच में कुछ इस टाइप से वर्ड्स भी बोल रही हूँ, कुछ इस टाइप से हरकतें भी कर रही हूँ, जिससे आपको यहाँ पे ध्यान रहे इसमें। प्रदीप अलंकार, तो प्रदीप अलंकार पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब हाँ, मैंने आपसे दीपक अलंकार की पूछा था, तो आपको पता चला दीपक अलंकार क्या होता है? अगर पता चल गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसे रीड कर लूँगी। मुझे भी नहीं पता दीपक क्या है। चलिए अपन दीपक को छोड़िए, प्रदीप को पढ़ लेते हैं। तो उपमान की तुलना उपमेय से हो, तो उपमान की तुलना उपमेय से हो, तो उपमा अलंकार का उल्टा, तो उपमा अलंकार का उल्टा। अब उपमा अलंकार अभी तो अपन ने पढ़ा था, देखिए 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 क्या पढ़ा था अपन ने भी, उपमा अलंकार कंपेयर, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, कंपेयर का अपोजिट कंपेयर होगा इसमें, ठीक है। प्रदीप में क्या हो जाएगा, अपोजिट कंपेयर, बड़े को छोटा तथा छोटे को बड़ा बताया जाता है, मतलब कंपेयर। जैसे चंदा का कंपेयर कर रहे थे, सॉरी मुख को कंपेयर कर रहे थे चंद्रमा से, कि चंद्रमा सा मुख है, लेकिन अब चंद्रमा को बोलेंगे कि उस चंद्रमा है ना मुख समान है, उल्टा कर दिया। चंद्र मुख समान सुंदर है, तो चंद्र है ना वो मुख के समान सुंदर है, उल्टा हो गया इसमें। तो चंद्र का कंपेयर मुख से कर दिया, समझ आ रहा होगा कि क्या है इसमें, उल्टा कर दिया कि उसको खूबसूरत ना कह के दूसरी चीज़ को बोल दिया। मलोपमा, मलोपमा क्या होता है, एक उपमेय के अनेक उपमान, तो वहाँ पे मलोपमा होता है। छोड़ो इस डेफिनेशन को, ट्रिक देखो। कंपेयर एक से ज़्यादा से, कंपेयर किया जाता है एक से ज़्यादा से, मतलब जो कंपेयर करी जा रहे हैं वो एक से नहीं कर रहे हैं कंपेयर, एक से भी ज़्यादा हो उनसे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मुख चंद्र और कमल के समान है, तो मुख को कंपेयर दो चीज़ों से किया है, चंद्र और कमल, तो मुख कैसा है, चंद्र और कमल के समान है, मुख का कंपेयर चंद्र और कमल दोनों से किया है, तो वहाँ पे मलोपमा अलंकार। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अनन्वय, उपमेय की तुलना उपमेय से, अनन्वय क्या होता है, उपमेय की तुलना उपमेय से। डेफिनेशन तो आती ही नहीं है, छोड़ो से। करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, इसकी तो डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। उपमेय की तुलना उपमेय से, अब इसमें ना जिससे ना उपमेय की तुलना उपमेय से, मतलब जो व्यक्ति है ना उसी से उसी की कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उसी से कंपेयर कर रहे हैं। करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, मतलब तुम्हारे जो कर्म है वो और वचन है, और मानस मतलब मानस के जो कर्म होते हैं उसके वचन होते हैं, मतलब बोलने का तरीका होता है, वाणी होती है उसकी। मानस विमल तुम समान, वो कैसे है, तुम्हारे समान है, तुम तात और तुम जैसे है, ठीक है। व्यतिरेक, वैसे ये आता नहीं है ज़्यादातर, नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने तो अभी तक ये मलोपमा को भी नहीं देखा है, प्रदीप को तो मैंने देखा है, मलोपमा को भी नहीं देखा है। व्यतिरेक, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, अगर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पे कौन सा होता है, व्यतिरिक अलंकार होता है। छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाए तथा उसका कारण भी दिया जाए। जैसे राधा मुख को चंदा सा कहते हैं, मति रंक, निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक, मतलब इसमें देखो जो कंपेयर किया जा रहा है, जो राधा का जो मुख है ना उसको चंद्रमा के समान कहती है, उनको बोल दिया कि वो तो रंग है, जबकि जो राधा जो चंद्रमा है ना उसमें तो दाग है, जबकि राधा के चेहरे में कोई भी दाग नहीं है। तो इस टाइप से क्या किया है कि छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बना दिया है,
मतलब पहले तो उसको कंपेयर तो चंद्रमा से कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि चंद्रमा से आप कंपेयर कर रहे हो, वो गलत है बिल्कुल। क्योंकि चंद्रमा में क्या है, उसमें कलंक है, लेकिन जो राधा का फेस है उसमें कलंक नहीं है। तो राधा के मुख को यहाँ पे क्या बताया गया, वेस्ट बताया गया, अच्छा बताया गया। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट बोलती हूँ तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या है, एक्साइटेड में फास्ट बोल जाती हूँ, आप थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, 0.75 कर लेना अगर आपको फास्ट लगता है तो। अपुन्नति, उपमेय को उपमान कहा जाए, उपमेय को उपमेय मना करके उसे ही उपमान कहा जाए, तो वहाँ पे कौन सा होता है, अपुन्नति अलंकार होता है। एग्जाम्पल, अरे सखी यह मुख नहीं, यह है अमल मयंक। उसने क्या बोला, अरे सखी यह मुख नहीं है, यह है अमल मयंक। मुख को मुख ना कहकर अमल मयंक कह दिया, अमल मयंक कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो मुख को मुख नहीं कहा उसने, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अपुन्नति। अपुन्नति में क्या होता है, उपमेय को उपमेय मना करके उसे ही उपमान कहा जाए, ठीक है। मयंक अमल मयंक से कंपेयर किया जा रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई राम अभी तो बहुत सारी है, आज तो आपका काफ़ी सारा टाइम जाएगा, 31 मिनट हो गई। थर्ड पार्ट में बना लूँ इसे फिर, क्योंकि ऐसे में अगर आपको कराऊंगी स्पीडली आपको समझ नहीं आएगा। चलो ये स्मरण लास्ट है, इसके बाद ना पार्ट थर्ड ले लेंगे, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। स्मरण, उपमेय को देखकर उपमान की याद आ जाए। स्मरण में क्या होता है, उपमेय को देखकर उपमान की याद आ जाए। याद, स्मृति, स्मरण, वहें, सुधि, इस टाइप के इसमें कीवर्ड मिलते हैं। एग्जाम्पल, आले में रखी बंसी को देख हृदय से पड़ता है, हृदय रो पड़ता है। आले में रखी बंसी को देखकर, मतलब कृष्ण जी की जो बंसी है वो आले में रखी है, अलवारी, अलवारी जो होती है ना घरों में, खिड़कियाँ जिसमें सामान रख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, आला बोलते हैं। आले में रखी बंसी को देख हृदय रो पड़ता है, उस बंसी को बार बार देख के रोना आ रहा है, उनकी याद आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, स्मरण हो रहा है, बंसी को देखकर उसकी याद आ गई है। अब ये नेक्स्ट अनुयुक्ति से अपन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने सोचा था कि पूरा करा दूँ, बट अभी तो अपने 10 हुए हैं, और देखिए इसमें कितने सारे हैं, आप देख सकते हैं 23 तो ये हैं, और फिर उसके बाद में भी 2 ये हैं, और फिर उसके बाद में 1 2 है। कितने सारे हो गए, बहुत ज़्यादा हैं। कल ही इसको पार्ट को लेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको किसी भी जगह कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज़ अपने स्टेटस पर भी लगा लीजिए, क्योंकि ये नई शुरुआत है, तो थोड़ा सा आप भी हेल्प कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा देखिए जरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन हो जाइए। तो थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 3 में, ठीक है। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।